तो आज बच्चों हम गोलीय पृष्ठ पे प्रकाश का परावर्तन की क्या है स्थितियां पढ़ेंगे कि जो हमारा अवतल दर्पण होता है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनने की जो स्थितियां होती हैं हम उनको पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, उत्तल दर्पण द्वारा भी जो हमारी प्रतिबिंब बनते हैं उनकी भी स्थितियां हम पढ़ेंगे। आपको पता है कि जो हमारे गोलीय दर्पण होते वो दो प्रकार के होते, एक तो होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारी पहली स्थिति आती है कि जब वस्तु क्या होती है, अनंत पे स्थित होती है। तो देखिए हमने यहाँ पे चित्र पहले से बनाया हुआ है। जी हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका एक सिरा है एम और एक है एम डैश है। यहाँ पे हमने जी मुख्य अक्ष लिया हुआ है जिसका ध्रुव है पी और इसका फोकस है आपका एफ और सी क्या है, इसका वक्रता त्रिज्या है, वक्रता केंद्र है। और पी और सी के बीच हम जानते हैं कि ये वक्रता त्रिज्या होती है। जब भी हम प्रतिबिंब की स्थितियां पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमें दो प्रकाश किरणों को लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसके पहले हमने नियम 3 पढ़ाए हुए थे, तो उनको एक बार हम रिपीट करते हैं कि जो 3 नियम थे उसमें पहला नियम हमारा ये था कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद वो फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम हमने बताया था कि यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। तीसरा नियम हमने बताया था कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वो उसी दिशा में वापस लौट जाती। तो ये 3 नियमों को हमें पढ़ना है और इसको याद रखना है। जब भी हम कोई प्रतिबिंब बनने की स्थितियां जो हम देखते हैं तो उसमें हमें क्या करना है, दो नियमों को फॉलो करते हुए हमें प्रतिबिंब बनाने हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक अवतल दर्पण लिया हुआ है जिसका P क्या है, ध्रुव है, F फोकस है और C क्या है, वक्रता केंद्र है। पहली प्रकाश किरण हमने क्या ली है, फोकस से होकर आपतित होती है। मान लीजिए कि पहली प्रकाश किरण हमारी फोकस से होकर आपतित होती है और तो यहाँ से परावर्तन के बाद वो क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जो नियम होता है। दूसरी प्रकाश किरण हमने कहाँ से ली है, वक्रता केंद्र से होकर ली है। वक्रता केंद्र से जो भी प्रकाश किरण आती है वह परावर्तन के बाद उसी दिशा में बिना अपना मार्ग बदले वापस लौट जाती है। चूँकि वस्तु अनंत पे स्थित है इसलिए इसको हमने क्या है, मुख्य अक्ष पे नहीं रखा हुआ है। यदि क्या होता, किसी बिंदु के पास होती या वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होती, जैसी अगली स्थिति हमें पढ़ेंगे, जब अनंत में होती तो अनंत का मतलब होता है हमें उसकी दूरी पता नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में हमने वस्तु को यहाँ लिया हुआ है। अब परावर्तन के बाद प्रकाश किरण जहाँ मिलती हैं, जैसे मान लीजिए कि पहली प्रकाश किरण इस प्रकार से जा रही है, दूसरी प्रकाश किरण हमने ली है और उसी दिशा में, तो दोनों प्रकाश किरणें क्या है, परावर्तन के बाद इस बिंदु पर मिली हैं। तो मुख्य अक्ष से क्या करते हैं, हम इस पर एक लंब डाल देते हैं। तो जो हमारी वस्तु अनंत पे स्थित होती है उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है और कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक है, तो इसको हमने नाम दे दिया ए डैश और जी बी डैश है। तो वस्तु है हमारी ए बी, उसका प्रतिबिंब बना है ए डैश और बी डैश बना हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अगर उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो उसको हम बोलते हैं वास्तविक। तो यहाँ पर जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। तो देखिए आप, फोकस पे बना हुआ है प्रतिबिंब। वस्तु से छोटा है यानी वस्तु इतनी बड़ी है तो प्रतिबिंब क्या है, छोटा है उससे। उल्टा है, वस्तु ए बी इस प्रकार से है तो प्रतिबिंब उल्टा बना हुआ है। यदि उल्टा बनता है तो उसको हम वास्तविक बोलते हैं। तो जी हमारी क्या थी, पहली स्थिति थी। अब हम दूसरी स्थिति की बात करें कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है, तो वही चित्र हमें ले लेना है कि जी क्या है, हमारा अवतल दर्पण है, इसका एक सिरा है एम और एक है एम डैश ले लिया है।
P इसका ध्रुव होता है, F इसका क्या है फोकस है और C क्या है वक्रता केंद्र है। अब हमने वस्तु को कहाँ रखा हुआ है, मुख्य अक्ष पर रखा हुआ है। क्यों रखा है, क्योंकि वस्तु हमारी क्या है अनंत वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है। तो यहाँ देखिए वस्तु को हमने यहाँ रख दिया जिसको नाम दिया A और B। देखिए पहली प्रकाश किरण हमने कहाँ ली, मुख्य अक्ष के समांतर लेती हैं। तो यहाँ से जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वो फोकस से होकर जाती है, तो ये इस प्रकार से निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण हम लेते हैं कहाँ से, वक्रता केंद्र से लेते हैं। तो जो भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है परावर्तन के बाद वो उसी दिशा में वापस लौटती है। दोनों परावर्तित किरणें इस बिंदु पर मिलती हैं, तो इस बिंदु से हम क्या करते हैं मुख्य अक्ष पे एक लंब डाल देते हैं जिसको हम नाम देते हैं A' और B' देते हैं। तो इस प्रकार से क्या है जो हमारी वस्तु है AB उसका प्रतिबिंब बनता है A' और B' बनता है। अब देखो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, C और F के बीच में, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बना हुआ है। प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा बना हुआ है। उल्टा बना यानी वो वास्तविक कहलाता है और वस्तु से ये छोटा बनता है। तो देखिए वही स्थितियां हैं, प्रतिबिंब F व C के बीच बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। तो ये हमारी क्या थी, दो स्थितियां थी। तो पहले आप इनको नोट कर लें, फिर हम आगे की स्थितियां देखते हैं। चलिए तो अगली स्थितियां हैं हमारी, अभी तक हम दो स्थितियां आपको बता चुके हैं। तीसरी स्थिति है हमारी कि जब वस्तु कहाँ होती है, वक्रता केंद्र पर स्थित होती है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो जी हमने क्या ले लिया, एक अवतल दर्पण ले लिया जिसका क्या है ये M है और ये M' होता है। P इसका ध्रुव है, यहाँ पर क्या होगा इसका F यानी फोकस होता है और जी क्या है हमारा वक्रता केंद्र है। वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र पर स्थित है। तो वस्तु को हमने A और B वस्तु कहाँ ले ली, वक्रता केंद्र पर ले ली है। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष की कैसी जाती है, समांतर जाती है, तो वह परावर्तन के बाद फोकस से होकर के परावर्तित हो जाती है। अगली प्रकाश किरण जो लेते हैं वह हम लेते हैं क्या, फोकस से होकर लेते हैं, तो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। अब दोनों प्रकाश किरणें हमारी जहाँ मिलती हैं, परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें जहाँ मिलती हैं वहाँ से हम क्या करते हैं, मुख्य अक्ष पर एक अभिलंब डाल देते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं A' और B'। तो जो हमारी वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है उसका जो प्रतिबिंब बना हुआ है वो वक्रता केंद्र पर ही बना हुआ है और वस्तु के बराबर बना हुआ है, उल्टा बना है और वास्तविक बना है। तो ये एक ऐसी स्थिति होती है अवतल दर्पण में जिस स्थिति में जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के बराबर ही बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। तो देखो यहाँ पर वो लिख दिया है हमने कि जो प्रतिबिंब हमारा वो वक्रता केंद्र पर बना हुआ है, वस्तु के बराबर बनता है और उल्टा और वास्तविक बनता है। तो जी हमारी कौन सी, तीसरी स्थिति थी। अब हमारी अगली स्थिति है, चौथी स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होती है, यानी वस्तु कहाँ होना चाहिए, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो जी हमारा क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया और जी हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया। तो देखो इन दोनों के बीच में हमने क्या है, वस्तु को रखा हुआ है जिसकी वस्तु का नाम है A और B है। पहली प्रकाश किरण जो चलती है वो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, तो परावर्तन के बाद वो फोकस से होकर के निकल जाती है। दूसरी प्रकाश किरण हमने कहाँ से ली है, फोकस से होकर लेते हैं, तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। तीर का निशान हमें जरूर लगाना है जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारी प्रकाश किरणें हैं वो कहाँ से किस दिशा में जा रही हैं। तो दूसरी प्रकाश किरण हम फोकस से होकर लेते हैं, तो नियम कहता है कि अगर फोकस से होकर आपतित होती है तो अब परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर। अब परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं,
ठीक है। उस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, मुख्य अक्ष से इस बिंदु पर अभिलंब डाल देते हैं, जिसको नाम देते हैं ए डैश और बी डैश। तो जो हमारी वस्तु है सी और एफ के बीच में रखी हुई है, ठीक है, उसका जो प्रतिबिंब बना हुआ है वो क्या बना है, ए डैश बी डैश है, और जो क्या है सी और अनंत के बीच में बना हुआ है, वस्तु से बड़ा बना है और उल्टा है और वास्तविक है। तो देखो जी, हमने स्थितियां लिख दी हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित होती है तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। मतलब जी यहाँ से प्रतिबिंब क्या है, यहाँ पर बराबर बन रहा था, अब यहाँ से प्रतिबिंब बड़ा बनना प्रारंभ हो गया है। तो प्रतिबिंब क्या है, वस्तु से बड़ा बनता है और उल्टा, यानी उल्टा बना हुआ है और वास्तविक बना हुआ है। तो ये हमारी क्या थी, 4 स्थितियाँ थी। ठीक है, तो इनको पहले आप नोट कर लें, इसके बाद हम क्या है अगली स्थितियाँ बताते हैं। देखिए, तो अगली स्थिति है हमारी 5वीं स्थिति है कि जब वस्तु क्या होती है, फोकस पर स्थित होती है। अभी तक हम आपको 4 स्थितियाँ समझा चुके हैं। अगली स्थिति है हमारी कि जब वस्तु फोकस पर स्थित होती है। तो हमने एक ये अवतल दर्पण ले लिया जिसका क्या है, सिरा है एम और एक हो गया एम डैश हो गया। वस्तु फोकस पर स्थित है, तो फोकस पे लिए हमने वस्तु को नाम दिया ए और बी। पहली प्रकाश किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं, परावर्तन के बाद यहाँ से फोकस से होकर के वो परावर्तित हो जाती है। अगली प्रकाश किरण जो हम लेते हैं वो वक्रता केंद्र की दिशा में लेते हैं। तो वक्रता केंद्र की दिशा में जो भी प्रकाश किरण हम लेते हैं वह परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस लौटती है। तो अब हम ये देखते हैं कि दोनों जो प्रकाश किरणें हैं वो क्या, हम मान के चलते हैं इनको कि दोनों प्रकाश किरणें क्या है, अनंत पे मिलेंगी। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा अनंत पे बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है और उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे इन जी समांतर हो रही हैं तो इनको हम मान लेते हैं कि ये अनंत पे मिलती हैं। तो वस्तु जब यदि फोकस पर स्थित होती है तो जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा क्या है, अनंत पे बनता है। तो जी हमने लिखा हुआ है कि प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। अगली और अंतिम जो स्थिति है हमारी, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित है। तो वस्तु कहाँ है, ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित है। ठीक, अब जब वस्तु को हमने फोकस और ध्रुव के बीच में लिया हुआ है, जी हमारा अवतल दर्पण है जिसका हमने जी डैश, इसका सिरे के नाम दे दिए एम और एम डैश दे दिया। पहली प्रकाश किरण हम मुख्य अक्ष की समांतर ही लेते हैं, परावर्तन के बाद वो क्या होती है, फोकस से होकर के परावर्तित होती है। अगली जो प्रकाश किरण है वो हम कहाँ से लेते हैं, वक्रता केंद्र से होकर लेते हैं। तो जो वक्रता केंद्र से होकर लेते हैं वो है उसी दिशा में क्या होती है, वापस लौट जाती है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि जबकि हमने जो 5वीं स्थिति देख रहे थे तो यहाँ पे प्रकाश किरणें समांतर थी, तो हम मान लेते हैं इनको कि ये कहीं ना कहीं मिलेंगी, जबकि ये प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं, यहाँ पे फैल रही हैं। तो हम ये भी नहीं इनको कह सकते कि ये क्या है, अनंत पर मिलेंगी। तो ऐसी स्थिति में फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों किरणों को, इन परावर्तित दोनों किरणों को क्या बढ़ा देते हैं, हम पीछे की ओर बढ़ा देते हैं। तो जिस बिंदु पर मिलती हैं पीछे बढ़ाने पर, वहाँ से हम क्या करते हैं, अभिलंब डाल देते हैं, क्या, मुख्य अक्ष पे। जब भी हम पीछे बढ़ाते हैं, आभासी रूप में बढ़ाते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि इनको डैश डैश करके करते हैं, जिससे हमें पता चले कि इन प्रकाश किरणों को हमने कहाँ पीछे बढ़ाया हुआ है। तो इसको नाम दे दिया हमने ए डैश और बी डैश। तो ये अवतल दर्पण में एक लास्ट स्थिति है, और लास्ट स्थिति ही ऐसी होती है जिसमें प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित होती है तो प्रतिबिंब दर्पण की क्या है, पीछे बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा और आभासी बनता है।
तो सीधा अगर बनता है तो उसको हम आभासी बोलते हैं, अगर उल्टा बन रहा होता तो उसको हम वास्तविक बोलते हैं। तो सीधे प्रतिबिंब को हम क्या बोलते हैं, आभासी बोलते हैं। और पूछा भी जा सकता है, आप में को विकल्प में पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण में वह कौन सी स्थिति होती है कि जब हमारा प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना हुआ है वो हमारा जब वस्तु कहाँ होती है, एक तो फोकस और ध्रुव के बीच अगर स्थित होती है तो प्रतिबिंब क्या है, दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनता है। तो ये हमारी क्या थी, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियों में लास्ट स्थिति थी। तो इनको पहले आप नोट कर लें। देखिए अगला हमारा जो टॉपिक है, जो हमने बीच में छूट गया था, तो उसको हम यहाँ पर बता रहे हैं। छोटा सा टॉपिक है और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। प्रतिबिंब मतलब प्रतिबिंब कहलाता क्या है। तो प्रतिबिंब कहलाता है कि जब भी प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद, अभी हम अपवर्तन वाला एक चैप्टर आगे पढ़ेंगे, अभी हम केवल परावर्तन वाला जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसमें आया है, शब्द आया है प्रतिबिंब आया है, जो एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हमें पहले पढ़ा देना चाहिए था, तो उस समय नहीं वो पढ़ाया हमने। तो यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं आपके लिए। प्रतिबिंब कहलाता है वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं वह बिंदु प्रतिबिंब कहलाता है। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती, माने परावर्तन या अपवर्तन के बाद दोनों प्रकाश किरणें जहाँ भी मिल जाएंगी उस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि अब हम परावर्तन समझ रहे हैं, तो परावर्तन में हम बताते हैं कि जी हमारा जैसे कौन सा एक हमने दर्पण ले लिया है, अवतल दर्पण ले लिया है। यहाँ से हम कोई प्रकाश किरणें अगर हम लेते हैं, ठीक है, ऐसी प्रकाश किरणें हमने ली तो यहाँ पे आपतित हो रही हैं। अब यहाँ से परावर्तन के बाद वो कुछ ऐसे जाएंगी, तो देखो दोनों परावर्तित प्रकाश किरणें क्या हुई हैं, यहाँ पर मिली हुई हैं। ठीक है, तो जी क्या है परावर्तन, क्या मतलब जी जो बिंदु कहलाएगा, जी क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा। क्योंकि परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर दोनों प्रकाश किरणें मिलती हैं उस बिंदु को ही हम कहते हैं वस्तु का प्रतिबिंब। या हम यह भी कह सकते हैं, किताब में लिखा रहता है कि वस्तु से होकर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं तो उस कटान बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब। तो बात वही है कि या दोनों मिलती हैं या उस कटान बिंदु को। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर दोनों प्रकाश किरणें मिल रही हैं उस बिंदु को हम कहते हैं वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, जब भी हमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो कम से कम हमें कितनी, 2 किरणों की आवश्यकता होती है। मतलब एक किरण से हम क्या है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हमें जब भी
प्रतिबिंब प्राप्त करना होता है तो हमें कितनी किरणों की आवश्यकता है? 2 किरणों की आवश्यकता है। जी ध्यान रखें, प्रतिबिंब जो होते हैं वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसके हम प्रकार देखेंगे यहाँ पे। एक प्रकार होता है क्या? वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक, और एक हो गया वास्तविक। दूसरा प्रकार है हमारा, और दूसरा जो प्रकार है वो है आभासी। अब देखिए वास्तविक और आभासी क्या कहलाता है। हम पहले हम वास्तविक को समझते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब में प्रकाश किरणें मैंने प्रत्यक्ष रूप से वास्तविक रूप से मिलती हैं। जैसे अभी हमने एक चित्र बनाया हुआ था, आप देख लें कि ये हमारा कौन सा है? अवतल दर्पण था। तो यहाँ पे हमने 2 प्रकाश किरणें ली हुई थी, ठीक है। तो देखिए परावर्तन की बात, जी दोनों प्रकाश किरणें इस बिंदु पर मिली हैं। तो ये बिंदु क्या कहलाएगा? प्रकाश वस्तु का प्रतिबिंब। और यहाँ पे प्रकाश किरणें वास्तविक रूप से मिल रही हैं, मतलब इनको हम पीछे नहीं बढ़ा रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे हम आभासी प्रतिबिंब को हम अगर हम दर्शा दें यहाँ पे, जैसे मान लो कि ये क्या है? हमारा उत्तल दर्पण है। अब यहाँ पे जो प्रकाश किरणें आपतित होंगी, ठीक है, तो ये क्या होती हैं? विभिन्न दिशाओं में चली जाती हैं, ऐसी जी जाएंगी। अब इन परावर्तित किरणों को कहाँ बढ़ाते हैं हम? पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो जिस बिंदु पे मिल जाएंगी वो बिंदु क्या कहलाएगा? वस्तु का प्रतिबिंब। लेकिन ये प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी। आभासी इसलिए है कि क्या यहाँ पे प्रकाश किरणें वास्तविक रूप से मिली? नहीं, वास्तविक रूप से नहीं मिल रही हैं। वास्तविक रूप से तो प्रकाश किरणें ऐसी इन दिशाओं में जा रही हैं, तो ये प्रकाश किरण तो कभी मिलेंगी ही नहीं, तो फिर प्रतिबिंब हमें कैसे मिलेगा? तो फिर इसीलिए हम इनको क्या बढ़ाते हैं? पीछे की ओर बढ़ा देते हैं, जिससे हमें क्या है? एक आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के आगे बनता है और हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। जबकि जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के हमेशा पीछे बनता है और सीधा बनता है, यानी आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो एक ये छोटा सा टॉपिक था, इसको आप लिख लीजिए। देखिए अगला टॉपिक है हमारा चिन्ह परिपाटी क्या कहलाता है। देखो चिन्ह परिपाटी एक हमारा एक टॉपिक है आपका। परावर्तन जब आप पढ़ेंगे, परावर्तन पढ़ेंगे या वर्तन पढ़ेंगे, तो उनमें एक चिन्ह परिपाटी एक नियम होता है, जिसके अनुसार हम क्या करते हैं? चिन्हों का उपयोग करते हैं। जब क्या करते हैं, जैसे वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी या फोकस दूरी निकालनी होती है, तो उसमें हमें चिन्हों की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है? चिन्ह परिपाटी को समझेंगे तो हम दोनों दर्पणों में समझेंगे। एक तो हम समझेंगे कौन में? अवतल दर्पण में, और एक समझेंगे क्या? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में। तो सबसे पहले केवल समझने लायक ही ये चैप्टर है, इसमें लिखने लायक कुछ है नहीं है। वैसे आप लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो जी हमने किस दर्पण के लिए लिया है? अवतल दर्पण के लिए। अब देखो हमने एक ऐसा जो चित्र बनाया हुआ है, आप जब गणित पढ़ते हैं तो उसमें एक ग्राफ खींचते हैं, तो इस प्रकार से ग्राफ होता है। यहाँ पर क्या होता है? जीरो होता है हमारा, यहाँ पे जीरो होता है। इसको हम एक्स अक्ष लेते हैं और इसको हम क्या लेते हैं? वाई अक्ष लेते हैं। यहाँ पर हम जो संख्याएं लेते हैं, हम अपने हाथ के दाईं तरफ जो संख्याएं लेते हैं वो हम लेते हैं धनात्मक लेते हैं, और हम अपने हाथ के बाईं तरफ जो संख्याएं लेंगे वो लेते हैं ऋणात्मक। हम क्या करते हैं? ऊपर की ओर जो संख्याएं लेते हैं वो धनात्मक लेते हैं और नीचे की तरफ लेते हैं हम ऋणात्मक। जी हम गणित में बता रहे हैं कि गणित में आप ऐसे करते हैं, ऐसे ही इसमें होगा। वो तो ग्राफ में आप जानते हैं कि बाईं तरफ क्या होती हैं? हमेशा ऋणात्मक संख्याएं, दाईं ओर होती हैं धनात्मक संख्या। ऊपर की ओर होती हैं धनात्मक संख्या, नीचे की ओर होती है ऋणात्मक संख्या। यही नियम आपका यहाँ पे चिन्ह परिपाटी में लग जाएगा। मान लीजिए कि ये हमारा कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण हो गया, ठीक है।
अब अवतल दर्पण में यहाँ क्या होता है, मध्य बिंदु क्या कहलाता है, मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं हम, फोकस। दर्पण में क्या बोलते हैं, फोकस। इसका इस तरफ क्या होता है, ध्रुव। परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। तो ये P हो गया। यहाँ पर क्या होता है हमारा, F होता है। यहाँ पर क्या होता है हमारा, C होता है। ठीक है, तो ये C हो गया। ऐसे ही यहाँ पर भी हम लेते हैं, एक साथ हम दोनों को समझा देंगे और कंपेयर भी कर देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस जगह कौन सा चिन्ह यूज करना है। यहाँ पे हमें कौन सा दर्पण लेना है, उत्तल दर्पण लेना है। तो देखिए हमें अब पॉलिश, हम जो जी इस प्रकार से जो लाइनें खींचते हैं जी क्या है, दर्पण पे पॉलिश होता है। तो आपको हमने सबसे पहला जो वीडियो पढ़ाया हुआ है समतल पृष्ठ पे प्रकाश का परावर्तन, तो उसमें बताया है कि दर्पण क्या कहलाता है और पॉलिश हम क्यों करते हैं। पॉलिश हमेशा दाईं तरफ ही क्यों किया जाता है, जी नियम होते हैं कि हमेशा जो वस्तु रखी जाती है वो हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है। वस्तु हमेशा बाईं तरफ ही रखी जाएगी, ये चिन्ह परिपाटी के नियम होते हैं। प्रकाश किरणों को हम बाईं तरफ से ही आपतित करते हैं, यानी मतलब इस तरफ ही हमें वस्तु को रखना है, बाईं ओर, अपने हाथ के बाईं ओर रखना है। आप ऐसे नहीं कि दाईं ओर रख दें, यहाँ से प्रकाश किरणें ऐसी ले, वो गलत है आपका। तो ये चिन्ह परिपाटी का नियम है कि आपको प्रकाश किरणें बाईं तरफ से ही लेना है। अब मान ली, अब इसका फोकस कहाँ होगा, वही फोकस इसका यहाँ होता है, इसका कहाँ होता है, C यहाँ पर होगा। अब देखो हमने अभी गणित में बताया था कि दाईं ओर की संख्या धनात्मक होती हैं, बाईं ओर की संख्या ऋणात्मक होती है। ऊपर की संख्या धनात्मक और नीचे की संख्या ऋणात्मक होती है। और वस्तु हमेशा याद रखना है कि वस्तु को हम हमेशा बाईं तरफ ही रखते हैं। तो वस्तु की जो दूरी होती है उसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, वस्तु की दूरी ध्रुव से। सभी दूरियां हमें कैसे मापनी है, ध्रुव से। ये ध्यान रखना है कि जितनी भी दूरियां हैं हमें, चाहे वस्तु की दूरी लेनी हो, चाहे वक्रता त्रिज्या लेनी हो, चाहे फोकस दूरी लेनी हो, तो कहाँ से लेना है, हमें ध्रुव से लेना है। तो वस्तु की दूरी को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, U से। यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, V से। ठीक है, और फोकस दूरी, फोकस दूरी जो हम प्रदर्शित करते हैं, फोकस दूरी करते हैं हम क्या है, स्मॉल f से। सभी जे स्मॉल लेटर हैं। अब वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को हम O लेते हैं और प्रतिबिंब की लंबाई हम क्या लेते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई को हम I से प्रदर्शित करते हैं। तो ये 5 राशियां हैं जिनके हमें यहाँ पे चिन्ह समझना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन 5 जो राशियां हैं हमारी, इनको हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे इसमें कौन प्लस में रहेगी कौन माइनस में, क्योंकि जब जिसके आंकिक प्रश्न करेंगे हम तो हमें चिन्हों का जरूर ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको चिन्हों का ज्ञान नहीं है तो आप सवाल इसके नहीं कर पाएंगे, और बोर्ड परीक्षा में जी आते भी हैं। ठीक है, 1-2 सवाल इनसे पूछे जाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हमने क्या कहा था, बाईं ओर की सभी दूरियां हमें कैसी लेनी है, ऋणात्मक लेनी है। दाईं ओर की सभी दूरियां हमें कैसी लेनी है, धनात्मक लेनी है। ऊपर की सभी दूरियां कैसी लेनी है, धनात्मक लेनी है। नीचे की सभी दूरियां कैसी लेनी है, ऋणात्मक लेनी है। ऐसे ही इसमें चिन्ह बना लीजिए। बाईं तरफ की सभी दूरियां कैसी लेंगे हम, ऋणात्मक। दाईं ओर की सभी दूरियां कैसी लेंगे, धनात्मक। ऊपर की सभी दूरियां कैसे लेंगे, धनात्मक। नीचे की सभी दूरियां कैसे लेंगे, ऋणात्मक। अब देखो हमने कहा वस्तु की दूरी, वस्तु तो हमेशा बाईं तरफ ही रखना है, यानी U का चिन्ह क्या होगा, हमेशा U का चिन्ह हमेशा माइनस होगा। चाहे इस दर्पण की बात कर ले, चाहे उत्तल दर्पण में। ठीक है, उत्तल दर्पण में भी क्या में लेना है, हमें माइनस में लेना है। अब इसके बाद हमें फोकस दूरी लेनी है, यानी F।
तो देखो अवतल दर्पण में जो हमारा फोकस होता है वो हमेशा बाईं तरफ, यानी वो बाईं तरफ की दूरी का में लेना है माइनस, तो हमेशा इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। जी चिन्हों पे जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद क्या है, वक्रता त्रिज्या है यानी आर, तो आर को हम इससे प्रदर्शित करते हैं त्रिज्या को, और इसका चिन्ह भी हमें क्या लेना है, माइनस लेना है वस्तु की। और भी, अगर भी आपका क्या है बाईं ओर बनता है तो भी का चिन्ह हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। जी किसके लिए है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, ये ध्यान रखना है। और यदि भी कैसा बन रहा है, आभासी, तो हमें क्या लेना है, चिन्ह प्लस लेना है, इसको यहाँ लिख लेना है आभासी। तो जी थोड़ा सा यहाँ पे प्रतिबिंब में ध्यान रखना है कि अगर प्रतिबिंब आपका वास्तविक बन रहा है और बाईं ओर बन रहा है तो चिन्ह लेना है माइनस, यानी वास्तविक बना हुआ है तो माइनस ले। अगर वो क्या है आभासी यानी दर्पण के पीछे बनता है तो चिन्ह लीजिए क्या, प्लस लीजिए, उसको हम आभासी कहते हैं। अब जैसे हमने वस्तु को लिया ओ का चिन्ह क्या होगा, अब देखो वस्तु हमेशा सीधी रखी जाती है तो ऊपर की ओर रखी जाती है, ऊपर की दूरी कैसी है, धनात्मक है। प्रतिबिंब अगर वास्तविक बनता है यानी उल्टा बन रहा है प्रतिबिंब, तो उल्टे के लिए हमें क्या लेना है, माइनस लेना है। और अगर सीधा बनता है, ठीक है, सीधा अगर बनता है तो इसका क्या चिन्ह लेना है, प्लस। तो यहाँ लिख दीजिए सीधा और यहाँ लिख लीजिए क्या, उल्टा, ठीक है। अगर उल्टा बनता है तो माइनस में लीजिए। अब यहाँ पर इस तरफ आ जाए उत्तल दर्पण में, देखिए उत्तल दर्पण में फोकस इस तरफ है यानी दाईं ओर, तो हमें फोकस दूरी काय में लेना है, प्लस में। त्रिज्या भी किस तरफ है, दाईं ओर है, तो यानी आर का मान भी काय में लेना है, प्लस में लेना है, ठीक है। अब प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा कैसे बनते हैं, जी ध्यान रखना है, आभासी बनते हैं। उत्तल दर्पण में आभासी बनते हैं, तो ठीक है। तो भी का मान हमेशा कैसा लेना है, धनात्मक ही लेना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, आई है, तो आई हमेशा क्या है ऊपर की ओर यानी इस तरफ रखते हैं, तो इसका चिन्ह क्या लेंगे, धनात्मक, यानी ऊपर की दूरी को धनात्मक। और अगर प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, सॉरी जी क्या है, वस्तु की लंबाई को हम ओ से दर्शाते हैं और ओ सीधी रखी जाती है, यानी क्या चिन्ह लेंगे, धनात्मक। और प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो हम काय में लेंगे, धनात्मक इसके लेंगे, क्योंकि ये भी सीधा बनता है। तो इसमें केवल और केवल आपको क्या लेना है, वस्तु की दूरी ही माइनस में लेनी है और सभी दूरियां काय में लेनी है, प्लस में लेनी है। जबकि यहाँ देखें तो यहाँ पे जो वस्तु की दूरी है वो भी माइनस में है, फोकस दूरी वो भी माइनस, वक्रता त्रिज्या वो भी माइनस में। प्रतिबिंब की दूरियां दो प्रकार से हो जाएंगी, वास्तविक के लिए माइनस, आभासी के लिए प्लस लेना है। वस्तु हमेशा सीधी रखी जाती है तो उसके लिए हमें प्लस लेना है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो माइनस लीजिए और सीधा बनता है तो आप प्लस लीजिए। तो ये हमारे हमेशा चिन्ह परिपाटी है, इसको समझ लें। ध्रुव के बाईं ओर की दूरियां माइनस में लेते हैं, ध्रुव के दाईं ओर की दूरियां प्लस में लेते हैं। ध्रुव से ऊपर की दूरियां, मतलब ऊपर की दूरियां प्लस में लेना, नीचे की दूरियां माइनस में लेना। अब आपको ये पता होना चाहिए कि फोकस, वक्रता केंद्र, वस्तु किस तरफ रखी है, उस हिसाब से चिन्ह ले लीजिए। ऐसे ही इसमें है, बाईं ओर की दूरियां माइनस, दाईं ओर की दूरियां प्लस, ऊपर की प्लस और नीचे की माइनस। तो ये हमारी चिन्ह परिपाटी है। तो इन चित्रों को यदि आप समझ जाते हैं तो आपको ये चिन्ह याद करना क्या है, बिल्कुल सरल है, नहीं थोड़ा सा आपको कठिन हो जाएगा। तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं और अच्छे से इसको देखें आप। देखिए अगला टॉपिक है हमारा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ। यहाँ लिख दें, बनने की स्थितियाँ हमें देखना है। तो जो हमारा उत्तल दर्पण होता है
तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो दो स्थितियों में ही बनते हैं। एक तो स्थिति आपकी है कि जब वस्तु क्या होती है, अनंत पर स्थित होती है, और दूसरी स्थिति होती है कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित होती है। क्योंकि इसमें आप देखें तो फोकस और वक्रता केंद्र आपके दाईं ओर होते हैं, जबकि बाईं ओर होना चाहिए तो हम स्थितियाँ और भी देखते, जबकि इसमें केवल ध्रुव और अनंत ही इस तरफ हम देख पाते हैं। इसलिए हम क्या, यहाँ पर केवल हमें दो ही स्थितियाँ पढ़नी है और दो स्थितियों में ही प्रतिबिंब बनता है। एक चीज़ इस बात का ध्यान रखें, उत्तल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा सीधे बनते हैं, वस्तु से छोटे बनते हैं। ठीक है जी। आपके विकल्प में पूछा जाता है प्रश्न कि कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटे और सीधे बनते हैं, तो वो हमारा कौन सा दर्पण कहलाता है, वो है उत्तल दर्पण है हमारा। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा कैसे, सीधे और वस्तु से छोटे बनते हैं। तो पहली स्थिति है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है हम ले लेते हैं ए और बी, तो इससे जो मुख्य अक्ष की समांतर प्रकाश किरणें जाती हैं तो परावर्तन के बाद जी क्या होती हैं, इस दिशा में फैल जाती हैं। इनको हम जैसे ही बढ़ाते हैं तो जी कहाँ मिलती हैं, फोकस पर मिलती हैं। यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा कहाँ, फोकस पर बनेगा और वस्तु से हमेशा छोटा बनता है, सीधा बनेगा और आभासी, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा हो और जी वास्तविक रूप से तो प्रकाश किरणें मिल नहीं रही, इसलिए प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। तो यहाँ पर देखो हमने बता भी दिया है कि प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, छोटा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। तो जी हमारी पहली स्थिति। दूसरी स्थिति है कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित होती है। तो जी हमने दर्पण ले लिया है जिसका P ध्रुव है, F फोकस है और C वक्रता केंद्र है। वस्तु P और अनंत के बीच में है। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष की कैसी चलती है, समांतर, मुख्य अक्ष की समांतर जाती है, तो परावर्तन के बाद वो कुछ इस दिशा में। अब इसको हम जैसे ही पीछे बढ़ाते हैं तो जी फोकस से हमें मिल जाती है। दूसरी प्रकाश किरण लेते हैं हम वक्रता केंद्र की दिशा में लेते हैं, तो जो भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आती है परावर्तन के बाद वो उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ठीक है, अब देखो दोनों प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं वहाँ से हम क्या करते हैं, मुख्य अक्ष पे अभिलंब डाल देते हैं। इसको नाम देते हैं अभिलंब को ए डैश और बी डैश। तो जो हमारा प्रतिबिंब बना हुआ है वो ए डैश और बी डैश है, वस्तु से छोटा बना हुआ है और आभासी बनता है। तो देखो प्रतिबिंब P और F के बीच, P और F के बीच बनता है, वस्तु से छोटा बना है, सीधा बनता है और आभासी। तो जी हमारे उत्तल दर्पण की दो स्थितियाँ थीं। तो इसमें आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि प्रतिबिंब इसमें जो बनता है वो वस्तु से छोटा बनता है और आभासी बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। तो जी दो स्थितियाँ थीं, तो इनको आप नोट कर लें।